अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो एक नई चीज़ है। वो जो चीज़ है बच्चों, वो हमारे पास एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड सेल। आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि मैंने सेल क्यों स्टार्ट करा दिया। ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ये चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने भाई सेल क्यों स्टार्ट करा, मुझे अभी सेकंड ईयर कंप्लीट करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं जो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ से फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह बच्चों ये है कि बेसिकली दो चार बातें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। देखिए, हमारे पास जो उसमें टॉपिक्स बचे हैं ना, बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, उनमें जो मेजर टॉपिक बचे हैं बच्चों, वो है 9, वो है आपके पास चैप्टर 10, और आपके पास आ जाता है 11, 12 और 13। मुझे अंदाज़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एनीवेज पेंसिल से लिख रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए, जो 11, 12, 13 है ना बच्चों, इसकी मैं अगर आपको बात करता चलूँ कि ना ये तो मैं आपको हैंड आउट से दूंगा। जो मैं आपको क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं जूम पे क्लास आपकी ले रहा था, तो 11, 12, 13 के मैं हैंड आउट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आप आके ले जाइएगा। लेकिन ये जो 9, 10 है बच्चों, ये 9, 10 आप लोग यूँ समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर नंबर 9 है और ये जो चैप्टर नंबर 10 है ना, इसको हम बेसिकली अभी डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा ले जाऊँ। देखिए, याद रहे, अभी हमने सेकंड ईयर को वैसे भी थोड़ा सा हमें आता है, फर्स्ट ईयर हमें बिल्कुल भी नहीं आती। हम यूँ समझ रहे हैं कि हम भूल चुके हैं सारी चीज़ों को। तो अल्लाह का नाम लेके आज फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल हमारे पास जो है वो चौथा चैप्टर है, तो हम इसको चैप्टर नंबर 4 जो है इस वक्त ये स्टार्ट करने लगे। देखिएगा बच्चों, ज़रा बात को गौर सुनिएगा कि अगर हम बात करते हैं सेल की, तो आपको ना हर चीज़ को बेसिक समझना है। ये समझते वक्त बताना है कि व्हाट इज़ सेल, तो आपको ये पता होना चाहिए सेल इज़ डिफाइंड एज द बेसिक। दूसरा है क्या, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल। एंड तीसरा है दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात कर दी कि सेल इज़ डिफाइंड एज द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेसिक का मतलब क्या होता है कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। यहाँ बात आ गई कि ऑल थिंग्स तो नहीं कहूँगा, जो बेसिकली लिविंग है, सही है, वो हमारे पास किससे मिलके बनी है, वो सेल से मिलके बनी है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। देखें बच्चे, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चरल की बात करते हुए बताया जाता है कि जिस तरह से हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ हार्ट की, अगर मैं बात करता हूँ लिवर की, तो इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लिवर का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। तो इसी तरीके से ये बताया जाता है कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। मिसाल है, मैंने कहा कि ये स्टार शेप सेल्स जो है मिलके हार्ट बनाते हैं, मैंने कहा सर्कुलर शेप सेल्स मिलके जो है वो लिवर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टार शेप सेल्स जब भी कभी कंबाइन होंगे तो वो हार्ट ही बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार शेप सेल्स कंबाइन होकर लिवर बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि सर्कुलर शेप सेल्स मिलके जो है हार्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर सेल जो है स्पेसिफाई, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल है। फंक्शनल का मतलब क्या है कि आप सब ये बात जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है, पंप करना। सही, तो आपने ये बात कह दी कि हार्ट का जो फंक्शन है बच्चों, वो है पंपिंग। ठीक है, तो पंपिंग करते वक्त इसके अंदर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए? एटीपी की। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसी एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल बच्चों ये है कि मैंने कहा एटीपी ज़्यादा है ना। जब बच्चों ये एटीपी ज़्यादा है, तो इस एटीपी ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि इसके अंदर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों? इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई कि इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बच्चों लिवर की, तो लिवर के बारे में बेसिकली बताया जाता है कि अगर मैं जनरली लिवर की बात करूँ, तो लिवर के अंदर आप सब ये बात जानते हैं, लिवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। जब बच्चों लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, तो इसके अंदर पर ऑक्सीजोम की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये चक्कर है सारा। ठीक है, तो हमने ये बात किसी कर दी बच्चों, ये सारी बात हमारे पास सेल की बात आ गई कि सेल इज़ डिफाइंड एज द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड हाउ इट इज़ द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आगे बात करता चलूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये बात बताई गई कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। देखिए, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो आपको ये बात पता चलेगी कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो है बच्चों वो सेल को डिस्कवर किया था, और सेल को डिस्कवर करने के बाद ये बात बताई थी कि जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था वो किसने किया था बच्चों? वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने।
ठीक है, वो डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ब्राउन के एंड में एन आ रहा है ना, तो आपने कहा स्टार्ट में एन आ रहा है इसके, तो याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इसी तरीके से बच्चों ये बात बताई गई कि अब जिस चीज़ पर हम जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है सेल थ्योरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों सेल थ्योरी की, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के बारे में कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ते आते हैं व्हाट इज सेल थ्योरी। बच्चों सेल के बारे में एक थ्योरी दी गई थी, ठीक है। उस थ्योरी में बहुत सारी बातें थी, वो अभी तक थ्योरी ही है, वो कंप्लीट लॉ के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई। वो क्या दी थी? वो हमारे पास 3 बंदों ने दी थी। सबसे पहले हमारे पास आया जिसका नाम था शेल्डन, ठीक है। जो दूसरा बंदा आया जिसका नाम था शॉन, और तीसरा बंदा था दैट इज विर्चो, ठीक है। इन तीनों ने सेल थ्योरी दी थी। याद रखना सबसे पहली जो सेल थ्योरी बच्चों दी थी वो दी थी 1838 के अंदर, ठीक है। अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि डेट्स बताने की, सेल थ्योरी इतनी पॉपुलर थ्योरी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बताया गया? इन्होंने ये बात बोली कि भाई यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट आया, क्या आया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो है ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने? या तो एक सेल से मिलके बने या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने। दूसरी बात, शॉन की जो बात थी वो शॉन कब आया? शॉन आया एक ही साल के बाद, दैट इज़ 1839। देखें, एक ही साल का डिफरेंस है। शेल्डन ने बात कह दी या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बने हैं, यानी कि आपने इसने कहा कि या तो ये यूनिसेलर है या तो ये क्या है, इसने कहा या तो हमारे पास आता है मल्टी सेलर, ठीक है ना। या तो यूनिसेलर आता है या तो ये मल्टी सेलर आता है। शॉन ने ये बात बोली, जब शॉन की बारी हुई तो शॉन कहता है कि भाई बात जो समझाने वाली है वो क्या? वो ये क्या है कि सेल इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बातें इसकी डेफिनेशन थी सेल की, ठीक है। ये तक, यहाँ तक तो शॉन ने सही बोला, बट इसने आगे क्या बोला पता है? इसने बोला बट सेल इज अ डी नोवो स्ट्रक्चर। अच्छा, ये वाली बात तो हो गई। अच्छा, जब सेल इज़ द डी नोवो स्ट्रक्चर ये सब समझाया गया, तो इन सब के समझाने के बाद जब ये वाली बात हो गई कि सेल इज़ द डी नोवो स्ट्रक्चर, तो डी नोवो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इट अराइज फ्रॉम नॉन सेलुलर बॉडी, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि अराइजेस फ्रॉम नॉन सेलुलर बॉडी। नॉन सेलुलर बॉडी का मतलब क्या है कि भाई एक सेल जो है, ये जो अराइज हो रहा है सेल, वो अराइज हो रहा है नॉन सेलुलर बॉडी से। व्हाट डू मीन बाय नॉन सेलुलर बॉडी? बच्चों, नॉन सेलुलर बॉडी का मतलब ये होता है कि मिसाल है कि भाई सेल जो ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब आप खुद तो लिविंग हो लेकिन आप जहाँ से ओरिजिनेट हुए वो नॉन लिविंग से हो। सही है, अजीब व गरीब सी बात है ना यार, ऐसे तो नहीं होता। तो यहाँ पर जो बात समझाई गई थी वो ये बताई गई थी कि भाई ये हमारे पास शॉन की बारी थी, ये शॉन ने सारी बातें की थी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली बात को लोग मानते गए, क्योंकि उस वक्त तो लोग इन्हीं लोगों के पीछे थे, इन्हीं लोगों की बातें सुन रहे थे। उसके बाद हमारे पास आया कौन? उसके बाद हमारे पास आया विर्चो, और काफ़ी अरसे के बाद विर्चो आया और विर्चो ने बात बोली। और उसने क्या बात बोली अब ज़रा सुनिएगा। विर्चो ने बोला कि भाई बेसिकली सेल अराइजेस फ्रॉम सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग अलाइव सेल। सही है, ये कहाँ से अराइज हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग अलाइव सेल। तो इसने बोला इट इज़ नॉन डिनोवो। इसने बोला भाई क्या अजीबो गरीब बातें कर रहे हो, क्या मतलब तुम जो खुद लिविंग हो तो तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो नॉन लिविंग थे, रबर लकड़ी उससे बने हुए थे। विर्चो ने बताया, कहता है इसलिए कोई नॉन डिनोवो स्ट्रक्चर है, और यही बात करेक्ट थी, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसने बोला कि भाई ये जो पहला सेल है ये बना, डिवाइड करता और डिवाइड करने के बाद इस तरीके से डेवलप हो, लेकिन कोई ये नहीं बना सका कि ये वाला सेल कहाँ से है। उसने बोला कि उसके पेरेंट्स से, वो वाला कहाँ से? उसके पेरेंट्स से, वो वाला कहाँ से? उसके पेरेंट्स से। जो फर्स्ट सेल था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो वहाँ पर थ्योरी दे देते हैं ये बिग बैंग थ्योरी। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने कहा कुन फायकुन, हो जा। सही है, तो हुआ। लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब बातें थी जो लोगों ने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि भाई अल्लाह ताला ने दुनिया इसी तरीके से बनाई जैसा अल्लाह ताला ने बताया है। तो बेसिक ये वाली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है बच्चों, उसको ज़रा समझने वाली, वो ये है कि जब हमने यहाँ पे तो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ली ना, बेसिक बता दिए कि व्हाट इज़ सेल,
तो सेल के बारे में जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बच्चों समझा रहा हूँ वो क्या, उसको ज़रा देखिएगा। वो हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि मैं आपसे एक जनरल बात कह रहा हूँ बच्चों, वो क्या है, ज़रा सुनिएगा गौर से बात। यहाँ पर बताया जाता है कि जब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात बता दी तो सेल के कॉम्पोजिशन की बात बता दी कि ये सेल है। अच्छा देखें, आपकी बुक में ना इसमें दिया हुआ है कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी स्किप कराऊंगा, मतलब मैं यूँ समझें कि इसीलिए उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनका कोई लेना देना है ही नहीं। पहली बात तो ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट, याद रखना बच्चों, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 9 क्लास की बायोलॉजी की बुक से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ से नहीं पढ़ना। उसमें बहुत अच्छा सीक्वेंस है दिया हुआ 9 क्लास की बुक से। यहाँ पर जो है टेक्निक्स इन्वॉल्व, अच्छा ये सारी चीज़ें, माइक्रोस्कोप आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है बस, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अच्छा आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सही है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल किस तरीके से और क्या चीज़ें सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं, इसको एक दफ़ा समझ लेते हैं बच्चों। देखिए जब भी कभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आता है। सेल का जो पहला कंपोनेंट होता है बच्चों वो है हमारे पास क्या, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट आता है बच्चों क्या, सेल वॉल, जो कि क्या होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। तीसरा जो कंपोनेंट बच्चों हमारे पास आ जाता है वो क्या है, वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। और चौथा जो आता है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये बेसिक जो समझने वाली चीज़ है वो ये। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूँ तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा ये कहा जाता है बच्चों ये जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है, जब ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है तो इसके अंदर बच्चों एक पॉइंट मैं आपको और समझा रहा हूँ, वो क्या, वो ये बताया जाता है जब ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है तो इसका जो मॉडल दिया था वो मॉडल दिया था बच्चों सिंगर एंड निकोल्सन ने, सिंगर एंड निकोल्सन ने। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहा जाता है कि बेसिकली जिसके मॉडल को नाम दिया जाता था फ्लूइड मोज़ेक बाइलेयर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नाम दिया जाता था। अच्छा बच्चों, अब ज़रा बात को सुनिएगा, जब ये नाम दिया जाता था फ्लूइड मोज़ेक बाइलेयर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ ज़रा समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ये बात पता है कि दिस इज़ आ सेल, ठीक है ना, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, मैं अगर इतने से स्ट्रक्चर को कट करूँ, यानी यहाँ से मैंने इस स्ट्रक्चर को कट किया, जब मैं स्ट्रक्चर को कट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर इस तरह के सर्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक, ये देखिए इस तरह का बच्चों स्ट्रक्चर होता है। इसमें बताया जाता है कि अगर मैं सिर्फ इस वाले हिस्से को देखूं, ज़रा बच्चों इधर देखिए ध्यान से, आपकी नज़रें इधर होनी चाहिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो अपर वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, इसको आप कहते हैं फॉस्फेट का बनना है, ठीक है ना,
और जो नीचे वाला हिस्सा बना है बच्चों, ये मिलके बना है लिपिड से। बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ बनी है फॉस्फेट से और दूसरी चीज़ किससे मिलके बनी है बच्चों, लिपिड से। तो हमने ये कह दिया कि जो अपर वाला हिस्सा है दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, और लोअर वाला हिस्सा किससे मिलके बना है बच्चों, लिपिड से। अच्छा, अब इसको यहीं रोक दीजिए, आगे नहीं बढ़िए। देखिए अगर ये फॉस्फेट से मिलके बना है ना, तो फॉस्फेट जो है ये एक चार्ज पार्टिकल है, PO4 नेगेटिव कहलाता है ना। जब चार्ज है तो उसको क्या कहते हैं, पोलर, और पोलर है तो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व इन वाटर। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बच्चों, क्योंकि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं नाम बात करता हूँ किसकी बच्चों, ये तो हमने बात की हाइड्रोफिलिक की, मैंने कहा लिपिड है। लिपिड जो है कोई नो चार्ज तो नॉन पोलर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनडिज़ोल्व इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर, या पानी को पसंद नहीं करता, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो अपर वाला एंड होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड, सही। और जो लिपिड वाला है दैट इज़ कॉल्ड बच्चों हाइड्रोफोबिक एंड। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, ये देखिएगा, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, सही है ना। तो कहते हैं बाइलेयर है, बाइलेयर मॉडल लिखा है। बाइलेयर का मतलब होता है एक लेयर ये रही और इसी के साथ दूसरी लेयर नीचे है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाइलेयर। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हमने कहा कि एक अपर लेयर आ गई और एक लोअर लेयर आ गई। अब समझाने वाली बात यह है बच्चों कि जब हमने कह दिया कि दिस इज़ बाइलेयर मॉडल, तो होता क्या है, मोज़ैक का मतलब क्या है, मोज़ैक का मतलब होता है दानेदार। ये देखिए दानेदार स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अंदर मौजूद होता है बच्चों क्या, इसके अंदर मौजूद होता है प्रोटीन। अक्सर किताबों में कहा जाता है कि जो प्रोटीन है वो इस तरह से तैर रहे होते हैं जैसे कि आइसबर्ग इन द सी, जैसे कि समंदर के अंदर आइसबर्ग या तैर रहे होते हैं, इस तरीके से प्रोटीन तैर रहे होते हैं। आपको खुद नज़र आ रहा है, एक प्रोटीन बाहर है, एक प्रोटीन अंदर है, एक प्रोटीन बाहर है, इसी तरीके से एक प्रोटीन अंदर होगा। तो कहा गया कि जो प्रोटीन है दो तरह के होते हैं, एक होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक और एक होता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक, सही है। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर मौजूद है, इंट्रिंसिक जो कि अंदर मौजूद है। एक्सट्रिंसिक का एक और नाम होता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब होता है जो किनारे पे मौजूद है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल का मतलब होता है, एक और नाम दिया जाता है इसको, सॉरी, चैनल प्रोटीन बच्चों, ठीक है। ये वाली बात तो याद रखना, ये प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन हेल्प कर रहे होते हैं एक डिफ्यूजन में, जिस डिफ्यूजन को नाम दिया जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी मैं आपको आगे चल के सिखाता हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती क्या है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली वो डिफ्यूजन है जो कि किसी कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू होता है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज़ कैरियर प्रोटीन, ठीक है बच्चों। ये बातें याद रख लेना, ये सारी की सारी बातें इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में ही हैं। तो ये हमने किसकी बात की बच्चों, ये हमने जो जनरलाइज बात की है, ये बात की है सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। अब अगर आपसे पूरा फंक्शन पूछा जाए व्हाट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो बच्चों देखो कोई इसमें घबराने की बात है ही नहीं। आपके लिए बड़ा आसानी से ये भी कहा जा सकता है कि जो अपर बाहर वाला है ना हाइड्रोफिलिक एंड, इसको आप पोलर एंड भी कह सकते हैं, इसको आप नॉन पोलर एंड भी कह सकते हैं। इट इज़ सो मच ईजी, ठीक है। तो हमने ये बात कर दी। उसके बाद जो मैं आपसे नेक्स्ट बात कहने लगा हूँ बच्चों, वो क्या, उसको ज़रा समझिएगा। ये जो सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था बच्चों, ये तकरीबन 1972 के अंदर दिया था आके, कि भाई ये मॉडल है, और इस मॉडल को इन्होंने बताना शुरू किया था कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सिंगर एंड निकोलसन की बेसिक वर्किंग थी, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात कर दी। एक एमसीक्यू मेरे दिमाग में आया, और एमसीक्यू मेरे दिमाग में वो वाला है जो पास पेपर्स में पूछा गया। आप कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन गियरा, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसे ही कह रहा हूँ ना मैं। ये दो प्रोटीन मैंने बता दिए। मैंने कहा जो सरफेस के ऊपर लगा हुआ वो एक्सट्रिंसिक है। एमसीक्यूज़ इस तरह से बनाया था कि आरबीसीज़ है,
और इस आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ होता है जो आइडेंटिफाई कराता है कि ये हमारे पास एक प्रोटीन है। ये कौन सा टाइप का प्रोटीन है बच्चों? दिस इज़ एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक लिख देता हूँ चलो पूरा, दिस इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है बात? तो बच्चों ये हमारे पास जनरली हमने बता दी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के हवाले से। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? तो हम अब आपने क्या करना है, अब आपने बेसिकली इसको जो है वो एहतियात से इसके फंक्शंस वगैरह देख लेना। आगे बात करते हैं बच्चों किसकी, ये तो हमने चले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की जनरली बात कर ली और प्रोटीन्स की हो गई। एक चीज़ होती है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई ये ट्रांसपोर्ट है क्या। जब भी कभी बच्चों हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट दो लेवल पर होती है। एक होता है सेलुलर लेवल और एक होता है ऑर्गन लेवल। याद रखिएगा, एक लेवल होता है सेलुलर लेवल और एक लेवल होता है ऑर्गन लेवल। अभी मैं बात कर रहा हूँ सेलुलर लेवल की ट्रांसपोर्ट। ऑर्गन लेवल की ट्रांसपोर्ट मैं आपको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाऊँगा। अभी मैं सेलुलर लेवल की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सेलुलर लेवल की ट्रांसपोर्ट को बात करते वक्त मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास दो तरह की सेलुलर लेवल की ट्रांसपोर्ट आती है। एक कहलाती है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दरअसल मतलब ये है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेसिकली मतलब क्या है सुनिएगा। इसका मतलब दरअसल बच्चों ये होता है कि जिसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सही है? तो इसके अंदर बच्चों एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना, एटीपी। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। वो बच्चा जिसके पास नॉलेज कम है, पढ़ना नहीं चाहता, उसको पढ़वाने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, और वो बच्चा जो पढ़ता भी है उसको पहुँचवाने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे बात आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन और दूसरा कहलाता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। सही है? दो चीज़ें आ गई ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बड़ा आसान सा है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फ़र्क क्या रहा? फ़र्क सिर्फ इतना है कि थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसकी मिसाल बिल्कुल मैं ऐसे ही देता हूँ कि मैं एक जगह से गुजर रहा हूँ और उस जगह से गुजरने के बाद, गौर से सुनिएगा, जब मैं उस जगह से बच्चों गुजर रहा हूँ तो गुजरने के बाद मैंने देखा एक फ़कीर और मेरी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए। मैंने उस फ़कीर को 100 रुपये दे दिए। क्या मेरी ज़ात पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम मी, यानी मूवमेंट ऑफ 100 रुपीज़ फ्रॉम मी टू दैट फ़कीर, सही है, हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो मेरा दिल घबराएगा थोड़ी कि मैं उसको यार इतने पैसे दे रहा हूँ। नहीं, इत्तेफाक है मैं आगे गया तो आगे जाने के बाद मुझे वहाँ पर क्या मिल गया? एक डाकू मिल गया जिन्होंने मुझे 1 लाख रुपये से में से 100 रुपये निकालते हुए देख लिया था। अल्टीमेटली क्या हुआ? वो कहीं से लूट वूट के भी आ रहे थे, उनके पास 4, 4.5, 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। हुआ ये कि मेरे पास उनसे तो पैसे कम है। अब क्या है कि वो आए और उन्होंने मुझ पर गन रख दी। जैसी गन रखी और गन रखने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। तो मेरे पास पैसे कम थे, उनके पास पैसे ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर गन रख दी थी। तो इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन बाय द अटेम्प्शन ऑफ गन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी याद रखिएगा बच्चों, अब एक चीज़ याद रखो, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अवे द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी सब्सटेंस वहीं मूव करेगा। याद रखें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सब्सटेंस जहाँ कम होगी, वहाँ कंसंट्रेशन जहाँ कम होगी वहीं ये मूव करेगा सब्सटेंस। तो ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो समझाने का मतलब ये है बच्चों, इसके अंदर दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस और एक कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है ना? एक एक्सोसाइटोसिस होता है बच्चों और एक होता है एंडोसाइटोसिस। अगर मैं एक्सोसाइटोसिस की बात करूं तो मैंने कहा ये सेल है, ये दूसरा सेल है एंडोसाइटोसिस में। मैंने कहा एक्सो का मतलब है कोई भी सब्सटेंस बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। मैंने भी बताया कंसंट्रेशन वही मूव करेगा, यहाँ कंसंट्रेशन कम होगी। एंडो का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर आ रही है, इसका मतलब है अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी। तो ये दो केसेस मैंने आपको बता दिए। और किसकी एनर्जी के जो है इन्फ्लुएंस के अंदर, ये वाली बात हो गई। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, अगर यहाँ मैं बात करता हूँ बच्चों एंडोसाइटोसिस की, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि दो चीज़ें आ गई ना। एक आती है दैट इज़ कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस और दूसरी आती है दैट इज़ कॉल्ड द बच्चों पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है?
फैगो का मतलब होता है बच्चों के सेल अंदर ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सेल ईटिंग प्रोसेस। ठीक है, और इसके अंदर आ जाता है पिनोसाइटोसिस इज द सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, एक सेल ईटिंग प्रोसेस होता है बच्चों और एक सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। आपसे एग्जाम्पल पूछी जाती है, WBC जब खाता है बैक्टीरिया को, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और वैक्यूल के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द पिनोसाइटोसिस। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों? नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक बात मैं आप लोगों को कहता चलूँ, मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। अब बायोलॉजी की वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ होते चले जाएगी। मैं आपको तेज़ी के साथ ये सब चीज़ें कवर अप कराऊंगा, ठीक है ना। आपको हो सकता है रोज़ाना की बेसिस पर ही बायोलॉजी के लेक्चर्स डलें, या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, लेकिन अब वीडियोज़ के जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो तेज़ डलेंगे। अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, थोड़ा सा मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता था, क्योंकि मैथ्स और बायोलॉजी साथ चलती थी। तो अब आप लोग की ये जो है वीडियो साथ साथ चलेंगी। दूसरी चीज़ ये बच्चों, जो सेकेंड ईयर के टॉपिक्स मैंने छुड़वाए हैं उनके लिए पैनिक मत कीजिएगा। अभी तक आपने मुझ पर ट्रस्ट किया तो आगे भी कीजिए, मैं उसको कवर अप करवाऊंगा। ये नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैं उसको करवा दूंगा। लेकिन सेकेंड ईयर को, फर्स्ट ईयर को मैं ज़रा स्मूथली आगे ले जाऊँ। आप लोग के बराबर आ जाएंगे तो फिर हम आराम से दोनों तरफ से अच्छे से खेल लेंगे। सही है, तो ज़रा इन चीज़ों को पॉजिटिव लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को इशू हो तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी बातों का बिल्कुल जवाब दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतनी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं।